मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट और सहयोगी संदीप ग्रोवर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी प्रवीण जी, हमारे मेरे भी इनफैक्ट वरिष्ठ सहयोगी हैं। इनसे बड़ा जी, मार्गदर्शन मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस चर्चा से भी आपसे कुछ सीखने को ही बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। तो मसला है मुकेश अंबानी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात का। पिछले साल जब ट्रंप की ताजपोशी हुई, जब ट्रंप जीते और उसके बाद जब उनकी इस साल 20 जनवरी को ताजपोशी हुई, तब से लेके अब तक जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, दुनिया के सबसे रईस लोगों में गिने जाते हैं। ऑयल से लेके, केमिकल से लेके और रिटेल तक तमाम कारोबारों में जिनका इंटरेस्ट है, उनकी इस 4 महीने 5 महीने में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दोहा में हुई है, कतर में, जहां पे कि अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद हैं, मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं। पहले वो सऊदी अरब में थे, जहां 600 अरब डॉलर की उन्होंने डील्स की। उसके बाद सीरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं अहमद अल शरा, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और अब कतर में मुकेश अंबानी और कई दूसरे बिजनेसमैन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं ऐसे अहम वक्त पर, जबकि टैरिफ का पूरा एक दौर चल रहा है जहां पे दुनिया भर में अनिश्चितता फैली हुई है? क्या मुकेश अंबानी के कुछ इंटरेस्ट हैं? क्या मुकेश अंबानी कुछ अमेरिका में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट में आपको ऐसे पता चलेंगे जो शायद आपको अभी तक पता ना हो। तो शुरू करते हैं चर्चा की। और पहले सर बताएं मुझे संदीप जी कि मुकेश अंबानी के जो कारोबारी इंटरेस्ट हैं अमेरिका में या दूसरी जगह पे, आकर उसको किस तरह से, उसमें क्या आंकड़े कहते हैं और क्या उनके इंटरेस्ट कहाँ फैले हुए हैं? इनफैक्ट समझने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर वो ट्रंप साहब से जाकर क्यों मिले। बिल्कुल। मुद्दा यह है, जैसे आपने राइटली मेंशन भी किया, कि टैरिफ टैरिफ मतलब ट्रंप साहब के फैसले। ट्रंप साहब के जो फैसले हैं उससे काफी हद तक इनके जो बिजनेसेस हैं, जो इंटरेस्ट आपने कहा अलग अलग बिजनेसेस में ये हैं, वो काफी हद तक डिपेंड करते हैं, या उसमें इनका इंटरेस्ट है इस तरह से कि उनका जो फैसला आएगा उससे इनके बिजनेस के ऊपर किस तरह से असर होगा। ये वो दोस्ताना जो एक रिश्ता है वो ट्रंप साहब के साथ रखना चाहते हैं। 21 जनवरी वो डेट थी जब ताजपोशी हुई ट्रंप साहब की। बिल्कुल। उससे एक दिन पहले रात को जो डिनर हुआ था उसमें भी मुकेश अंबानी और इनकी मुलाकात हुई थी। जो पत्नी है अनीता अंबानी, वो भी मौजूद थे। और 5 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ। अब क्यों हुआ है, मैं बार बार क्यों इस चीज को मेंशन कर रहा हूं? देखिए, इनके जो फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए या मुकेश अंबानी के बिजनेस के लिए बहुत अहम है। 3-4 रीजंस मैं आपको बताता हूँ क्यों ये दोहा गए, क्यों कतर में जाना इनके लिए अहम था। पहली बात तो वेनेजुला से इनका क्रूड इंपोर्ट होता है। पहले रशिया से हो रहा था, वेनेजुला से हो रहा है। अब इसके ऊपर भी इनको मजबूरन रोक लगानी पड़ी, यानी कि अपना ये जो कदम है उनको रोकना पड़ गया। मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूं। औसतन आप देखें, हर महीने 20 लाख बैरल का इंपोर्ट होता है वेनेजुला से, रिलायंस का जो क्रूड है। अब वेनेजुला में जो क्रूड निकलता है वो भारी क्रूड है, जिसको हैवी क्रूड कहते हैं। हैवी क्रूड मतलब जिसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा है। और रिलायंस की जो दोनों रिफाइनरीज हैं, इसको महारत हासिल है हैवी क्रूड को प्रोसेस करने की। और हैवी क्रूड प्रोसेस आप जितना करेंगे, हैवी क्रूड मतलब सस्ता क्रूड, जितना सस्ता क्रूड आप प्रोसेस करेंगे, उसमें रिफाइनिंग करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसमें जीआरएम्स यानी कि जो मार्जिन मिलने की गुंजाइश है वो ज्यादा होती है। इसीलिए इनकी रिफाइनरी सक्सेसफुल भी है। सो कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स बोलते हैं, इनका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स काफी हाई है। तो वेनेजुला को क्रूड प्रोसेस करने में इनकी रिफाइनिंग सक्षम है। बाय द वे, अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर की पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं संदीप ग्रोवर जी। और इसीलिए जो ये चीजें बता रहे हैं वो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। आप कंटिन्यू करें। अब बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए रोका था। इसीलिए रोका था। तो ये जो प्रोसेस करते हैं क्रूड, इससे इनको मार्जिन अच्छे मिलते हैं। इसीलिए ऐसे देशों पर ऐसे क्रूड की सोर्सिंग करते हैं जहां से इनको अच्छा मार्जिन मिल पाए। और इनके लिए वेनेजुला एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि जो इस कंट्री से, साउथ अमेरिकन कंट्री से इंपोर्ट करेगा वहां पे 25% टैरिफ लगेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि मजबूरन इनको ये टैरिफ जो इंपोर्ट है वो रोकना पड़ गया। 2 अप्रैल से दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लागू हुए हैं। तो ये वाला जो 25% है वो भी इफेक्टिव होता हुआ दिखा। तो पिछले साल आपको याद होगा इनको वेवर्स मिले थे, यूएस से वेवर्स लेके आए थे, मिला है। और अब जब ये 25% का टैरिफ लग रहा है तो इनके लिए ये वायबल नहीं रहा। तो एक इनका इंटरेस्ट तो ये हो गया कि इनकी रिफाइनरीज के लिए जो इनको कच्चा तेल चाहिए प्रोसेस करने के लिए, जो कि डिजायरेबल है इनके लिए, कि अच्छा है, हैवियर क्रूड है, इनके लिए सस्ता पड़ता है। नहीं तो क्या, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या ये मान के चलें एक पहला पॉइंट कि वेनेजुएला से सस्ता क्रूड लेने के लिए क्या अमेरिका के सामने पिच कर सकते हैं या किया होगा?
ताकि जो टैरिफ जो लगाए गए हैं या जो पेनल्टी एक तरह से लगाई, वेनेजुएलियन क्रूड कहीं ना जाए दुनिया में। चाइना उसका सबसे बड़ा खरीदार है ऑफ द राडार, बिना लाइसेंस के लेने के लिए। तो क्या मुकेश अंबानी ये चाहते होंगे कि किसी तरह से उनको लाइसेंस मिले या उनको वेवर मिल जाए? बस यही तो कहानी है। बिल्कुल। दोस्ताना माहौल किस लिए बनाया जाता है? क्यों? कि मेरे लिए जो मेरे बिजनेस इंटरेस्ट हैं उसमें आप मेरे मददगार बनिए, मैं आपको मददगार बनूंगा। आगे और सुनिए आप जी। ऐसा ही नहीं है कि ये जो क्रूड इनके पास आ रहा है उसमें 25% टैरिफ लगता है और उसको ये वेवर चाहते हैं। अब ये जो क्रूड आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है इनकी दोनों गुजरात वाली रिफाइनरीज में, ये जो जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनेंगे, पेट्रोल डीजल बाकी प्रोडक्ट्स हुए, उनका यूएस में एक्सपोर्ट होता है। फिर तो गैसोलीन हुआ जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, या फिर गैस ऑयल जिसको डीजल बोलते हैं, ये यूएस में एक्सपोर्ट होता है। और स्पेशली जिस तरह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में उठापटक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इनके एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ा है। एक रफली एक आइडिया, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में नंबर निकल के सामने आया कि एक साल में यूएस को करीब ये 6,850 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक मार्केट जो कि इनके लिए इतना अहम है, इतना बड़ा एक्सपोर्ट है, वहां पे करते हैं अपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स का, तो जाहिर सी बात है। और वहां पे अगर असर आ रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या फिर ग्लोबल जितना भी सिनेरियो ऑयल मार्केट में उठापटक का चल रहा है, तो उसको ये चाहेंगे कि स्टेबलाइज हो जाए किसी तरह, इनका जो एक्सपोर्ट्स का रास्ता है वो सही रहे और इनका एक्सपोर्ट वहां पे बढ़ता हुआ दिखे। तो एक तरफ कच्चा माल भी चाहिए, यानी कि जो इनका रॉ मटेरियल है वो उसकी सप्लाई के लिए भी इनके इंटरेस्ट है। दूसरी बात, जो फिर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा जिसको रिफाइंड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, वो यूएस में जाके बिकना है, तो उसका भी रास्ता सुनिश्चित किया जाए। इसलिए भी ये बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब तीसरी बात आइए, निवेश। अलग अलग बिजनेस इंटरेस्ट की आपने बात करी, अलग अलग बिजनेसेस में निवेश हैं, और दैट टू यूएस की जो कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इसमें मेटा है जिसको आप पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, गूगल है, इन्होंने निवेश कर रखा है किसमें? जियो में, जियो प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें अगर आप देखेंगे नंबर्स बहुत चौंकाने वाले हैं। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 2020 में मेटा ने 9.99%, ऑलमोस्ट 10% स्टेक लिया था। $5.7 बिलियन का इन्होंने निवेश किया था। मेटा अगर आप देखेंगे जियो प्लेटफॉर्म्स में आज की डेट में भी सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। मतलब मेजोरिटी छोड़ दीजिए, जो माइनॉरिटी शेयर जिनके पास कम हिस्सा है उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा यही होल्ड करते हैं। और गूगल के पास भी $4.5 बिलियन इन्होंने निवेश किया था, 8.25% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो जो इनके ग्रोइंग बिजनेसेस हैं जिनमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर जहां पे ज्यादा फोकस है, उसमें यूएस की जो कंपनी है उनके इंटरेस्ट है, उनसे इनको पैसा मिला, यानी कि एक फंडिंग का सोर्स भी है। बिल्कुल। तो बिजनेसेस, फाइनेंशियल जो आर्म है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें ब्लैक रॉक का इंटरेस्ट के साथ जेवी है, वो भी एक बड़ा बिजनेस है जिसके जरिए शायद भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड ब्लैक रॉक आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बिल्कुल, एयूएम के हिसाब से अगर हम देखें यूएस के साथ आप देखिए इनके इंटरेस्ट कितने बड़े हैं। फिर चौथी बात देखिए कि दोहा ही क्यों? ट्रम्प साहब जहां जाएंगे हर जगह जाके मिलेंगे, दोहा ही क्यों? मतलब कतर में जाके क्यों मिले? क्योंकि कतर की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो सॉवरेन वेल्थ फंड है QIA, उनका रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जो रिलायंस रिटेल RRVL के नाम से इनका बिजनेस है, उसने भी इसके रिलायंस रिटेल में निवेश कर रखा है। ये सितंबर 2023 की बात है जब उन्होंने 1% स्टेक लिया था $1 बिलियन में। 1 बिलियन 1%, यानी कि 100% का $100 बिलियन। उस समय रिलायंस रिलायंस रिटेल की 2023 में $100 बिलियन की वैल्यू होगी थी। उस समय के हिसाब से देखें तो कुछ 8.25 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू थी। तो आप समझिए कि दोहा ही क्यों, ट्रम्प साहब से क्यों जाके मिल रहे हैं, यूएस से क्या इनका इंटरेस्ट है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है मिलना, क्यों दोस्ताना जो रिश्ते रखना या फिर रिलेशंस रखना इनके लिए क्यों अहम है। ये तो पास्ट हो गया, या इनके बिजनेस जो एग्जिस्टिंग है उसकी बात हो गई। अब ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या आगे कोई बड़ा निवेश आने वाला है, या फिर ये यूएस में जाके बड़ा निवेश करने वाले हैं, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर क्या अपडेट है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। नहीं, देखिए, मुझे मोटे तौर पर, चूंकि आपने तमाम डेटा रखे, मुझे मोटे तौर पर 2-3 चीजें समझ में आती हैं। एक तो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, दूसरा जिसको लेके पूरी दुनिया परेशान है और दुनिया भर के कारोबारी भी परेशान है। आपने वेनेजुएला का जिक्र किया कि वेनेजुएला से किस तरह से हैवी क्रूड लेके और उसको वापस अमेरिकी मार्केट में पहुंचाने का काम लगातार मुकेश अंबानी एक लाइसेंस के जरिए करते रहे और वहाँ इंटरेस्ट है। तो टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी है उसकी समस्या है, हो सकता है वहाँ पे अपनी कुछ नेगोशिएशन करने की कोशिश की हो, एक चीज़ है। दूसरा, आपको याद होगा जब राष्ट्रपति बनने के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये कहा, ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी हम अपने यहाँ ही क्रूड को निकालेंगे और उसको करेंगे। क्या अमेरिका में रिफाइनरी लगाने का प्लान हो सकता है मुकेश अंबानी का? क्या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मुकेश अंबानी अमेरिका में करने की
तैयारी कर रहे हैं ये, क्योंकि लगातार एक के बाद एक दो मुलाकातें होना सामान्य बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि मुकेश अंबानी किस कद के कारोबारी हैं, उनका कितना बड़ा दर्जा और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक चीज जो इंडिकेटर है, जो चीज समझ में आती है, वो ये है कि मुकेश अंबानी डोनाल्ड ट्रंप अभी सऊदी अरब आए इस दौरान, और जो सलमान है उनसे उनकी मुलाकात हुई। वहां पे 600 अरब डॉलर की डील्स उन्होंने हासिल की। तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रेशर इस बात का है कि जो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया है उसको किस तरह से करना है, क्योंकि जिस तरह के अभी पहली तिमाही के नतीजे आए हैं जीडीपी के, वो 0.3% अमेरिकी इकोनॉमी श्रिंक हुई है। दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि आप इकोनॉमी को रिसेशन में लेकर जा रहे हैं, जिस तरह की आप टैरिफ की पॉलिसी लेके आए हैं। और यही हड़बड़ाहट हमको दिखाई दी जब उन्होंने 2 दिन पहले चीन के साथ असामान्य तौर पर डील कर ली, जब जहां पे वो अड़े हुए थे कि नहीं, चीन के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा, वहां 115% टैरिफ को उन्होंने घटाया और अब चीन का माल 30% टैरिफ पे आएगा, अमेरिकी माल चीन में 10% टैरिफ पे आएगा। इसको लेके भी तो अनसर्टेनिटी है कि ये जो पुराना नॉर्मल था, जो पहले वाले लेवल्स थे, अब यूएस में इसी चीज को लेकर तो बहस हो रही है कि ठीक है, आपने आनंद फानन में डील कर ली, आपको दिख रहा था कि इकोनॉमी आपकी रिसेशन में चली जाएगी, लेकिन आप जो पहले वाला नॉर्मल था उस नॉर्मल तक आप नहीं जा पाएंगे। यानी कि यूएस और चाइना के बीच में जो पहले ट्रेड रिलेशंस थे, जो पहले नॉर्मल था, उस नॉर्मल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो 30% टैरिफ आप लगा रहे हैं, भले ही वो भी 10% ही लगा रहे हैं, लेकिन टैरिफ तो लग रहे हैं। तो वो जो न्यू नॉर्मल आप क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से, उसका भी आपकी इकोनॉमी के ऊपर असर नहीं। लेकिन उसमें एक चीज है समझने वाली, 3 महीने का एक पीरियड है, एक विंडो है, जहां अमेरिका और चीन दोनों इस बात को जज कर लेंगे या उसका एनालाइज कर लेंगे कि इस डील से उनको दोनों देशों को, क्योंकि चीन इस बात पे सहमत हुआ है, जैसा अमेरिका कह रहा है कि वो अमेरिका को जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है उसको घटाने के लिए तैयार है। अगले 3 महीने में 90 दिन के पीरियड में दोनों देश ये जान लेंगे कि कितना ट्रेड हो रहा है एक दूसरे के साथ, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, और क्या रिसेशन से बचने में इन टैरिफ रेट्स पे चीजें कारगर साबित होती हैं। तो बहरहाल हम मुकेश अंबानी पे थे, मुकेश अंबानी पे लौटते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या मुकेश अंबानी अमेरिका में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट, और खास तौर पे चूंकि पेट्रोकेमिकल में उनका सबसे बड़ा बिजनेस है, वहां क्या कुछ जो ड्रिल बेबी ड्रिल की संकल्पना है अमेरिका की, क्या वहां उनको कुछ मदद कर सकते हैं क्या वहां, क्योंकि कुछ साल पहले भी वो शेल गैस में लंबा चौड़ा स्टेक ले चुके थे, वहां खरीद चुके थे, हालांकि वहां उनको कोई फायदा खास हुआ नहीं था, आप बेहतर बताएंगे, और उन्होंने बाद में पूरे बिजनेस से खुद को एग्जिट कर लिया था। बिल्कुल कर लिया था। तो उस लिहाज से आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुकेश अंबानी कुछ यूएस में बड़ी डील, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी रिफाइनरी या फिर बड़ा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट लगाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं? हो सकता है ऐसा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जब 2 मीटिंग्स हुई हैं तो उसका नतीजा कुछ इसी तरह का हो सकता है। मुकेश अंबानी के पास कैश सरप्लस है, रिलायंस के पास लंबा चौड़ा कैश है, और उनको एक्सपेंशन करना है। तो क्या अमेरिका इस वक्त उनको एक बड़ा पार्टनर दिखाई दे रहा है अपने बिजनेस के लिए? क्या अमेरिका में किसी रिफाइनरी को लगाने के जरिए वेनेजुएला से ऑयल को लेना फायदेमंद साबित हो सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए उनको परमिशन देगा? ये बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनको आगे आने वाले टाइम में जिनकी परतें खुलती हुई हमको नजर आएंगी। संदीप जी, तो बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कि वेनेजुएला से जो क्रूड आ रहा है उसका रास्ता खोलने के लिए शायद यूएस में ये बड़ा निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, यूएस में रिफाइनरी लगा के वेनेजुएला से क्रूड लेंगे, आपकी लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी घटेगी, और उसी तेल को आप वहीं रिफाइन करके अमेरिका बेच सकते हैं। तो सिनर्जिकल भी मामला हो सकता है इस लिहाज से। तो देखना ये होगा, कुल मिला के मोटे तौर पर अगर हम सम अप करें, कि ये मुकेश अंबानी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो दोहा में मुलाकात हुई है, वो उसको सामान्य तौर पर न लिया जाए, जैसा कि जो डिस्कशन किया या जो एक एनालिसिस संदीप जी ने दिया, उस हिसाब से लगता ऐसा है कि कुछ बड़े प्लान रिलायंस इंडस्ट्रीज के हो सकते हैं, जिनके बारे में आगे चलकर अगले कुछ महीनों में चीजें या तस्वीर साफ हो सकती है। और आप तो मनी सेंट्रल में जाने जाते हैं चीजें होने से पहले बताने के लिए, क्या ये भी उसी तरफ इशारा है कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद ही जब एक्चुअली फ्रैक्टिफाई होगा तो हम फिर इसी वीडियो को दोबारा रेफर करेंगे कि प्रवीण शर्मा जी ने तो पहले ही कह दिया था। ये तो देखना होगा आने वाले कुछ महीनों में टैरिफ की हलचलें किस तरह से कम होती हैं, अमेरिकी इकोनॉमी को संभालने के लिए ट्रंप क्या क्या फैसले करते हैं,
और क्या मुकेश अंबानी अमेरिका को रिसेशन में जाने से बचाने के लिए कुछ बड़े स्टेप उठा सकते हैं, ये सारा अभी भविष्य के गर्भ में है, जिनके उत्तर समय के साथ मिलते जाएंगे। चलिए ठीक है, इस खास चर्चा को बिल्कुल यहीं पर समेटते बहुत धन्यवाद। और मुझे सर आपका बहुत बहुत मैंने शुक्रिया। स्टार्टिंग में कहा था सीखने को बहुत कुछ मिलता है। देखिए ये चीज नई सीखने को मिली कि देखिए अपने कारोबार को अच्छा करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, अपनी सोर्सिंग के लिए अमेरिका में बड़ा निवेश कर सकते हैं। ये एक नई चीज है और ये मुझे लगता है कि आप वैसे भी जाने जाते हैं इन चीजों के लिए कि जो चीज होने वाली है उसको पहले से ही परख लेते हैं, थोड़ा दूरदर्शी है। ज्यादा है थोड़ा, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि कुछ एनालिसिस कर पाए हम अच्छे आम लोगों के लिए। पहचान होती है, वो दूरदर्शी होता है, वो चीजों को भाप लेता है पहले से, और वैसा एनालिटिकल एंगल जो है आप लेकर आते हैं, जो उसी के लिए लोग आपको सुनना पसंद करते भी हैं। चलिए बहरहाल इस खास चर्चा को यहीं पे समेटते, देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है कि ये जो दोनों लोगों की मीटिंग हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की और मुकेश अंबानी की, इसमें से क्या निकल के सामने आता है कि वाकई में ये बिजनेस इंटरेस्ट से जुड़ी हुई या फिर केवल दोस्ताना रिलेशंस की वजह से हुई थी। इस पर समय हो सकता है कुछ मोहर लगाता हुआ। देखिए इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, उन पर मनी 9 लगातार कवरेज लाता रहेगा। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।